रविकांत, अजय और रोमा सीआईडी हेडक्वार्टर्स में बैठे अपना काम कर रहे थे। अजय और रोमा हंस हंस के बातें कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर स्वामी वहां तिलमिलाते हुए गुस्से में अंदर आए। क्या हुआ सर, आप इतनी जल्दी आ गए आज, और गुस्से में क्यों हैं? लगता है भाभी जी ने क्लास ली है स्वामी सर की। देखो अजय, मैं अभी बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, अभी कुछ मत बोलो। ठीक है, हमें समझ आ गया कि स्वामी सर बहुत बहुत गुस्से में हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? अब तुम लोगों को कैसे बताऊं कि क्या हुआ? वो आज सुबह सुबह मेरी वाइफ का मेरे साथ झगड़ा हो गया और गुस्से में वो घर। क्या भाभी जी गुस्से में घर छोड़कर चली गई? अरे नहीं, वो क्यों जाएगी घर छोड़कर? मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया और मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ पार्सल मंगवा लेते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड पार्सल लेकर अंदर आता है। लगता है स्वामी सर की वाइफ ने ब्रेकफास्ट भेज दिया है सर के लिए। वैसे मेरी बीवी मेरे को बहुत प्यार भी करती है। चलो अब जल्दी से पार्सल खोलो। रविकांत ने पार्सल खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी जिस पर एक कोड लिखा था। रविकांत और रोमा ने जब वो कोड डिकोड किया तो उसमें सन होटल का नाम मिला। तभी वहाँ एसीपी रंधावा आ गए। क्या हुआ रविकांत, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर, किसी ने ये पार्सल भेजा है जिसमें कोड के जरिए सन होटल लिखा है। वक्त जाया मत करो, जल्दी से सन होटल पहुंचो। इंस्पेक्टर रविकांत, स्वामी और अजय सन होटल जाने के लिए गाड़ी लेकर निकल पड़े। रोमा देखने लगी कि आखिर ये पार्सल आया कहाँ से है। रास्ते में रविकांत को एक कॉल आता है। सर, मैं सन होटल का मैनेजर बात कर रहा हूँ। सर, हमारे होटल के पीछे किसी का खून हुआ है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। शिट, ठीक है, हम अभी आते हैं। सीआईडी टीम सन होटल के पास पहुंची तो देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी है जिसके सीने पर 3 बार वार किए गए हैं। अजय ने जब लाश की तलाशी ली तो उसे उसकी जेब में एक कार्ड मिला जो कि एक सेफ इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड था। ये देखिए सर, ये कार्ड मिला है। सेफ इंश्योरेंस कंपनी, या तो ये इस कंपनी का कस्टमर है या एम्प्लॉय। अजय, लाश को डॉक्टर दास के पास भेज दो पोस्टमार्टम के लिए। रविकांत, अजय और स्वामी लाश के पास मौजूद लोगों से पूछताछ करके वापस सीआईडी हेडक्वार्टर्स पहुंचे। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे पहेलियों में हमें चेतावनी देकर आखिर ये खूनी साबित क्या करना चाहता है। और जब तक हम वहां पहुंचते हैं वो खून करके भाग जाता है, पीछे कोई सुराग भी नहीं छोड़ता। सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहा है। हो सकता है ये कोई सीरियल किलर हो और इस सीरियल किलर की पहेलियों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। कुछ पता चला कि ये पार्सल कहाँ से आया है रोमा? नहीं सर, इसके ऊपर कोई लेबल या एड्रेस नहीं लिखा है, बस हमारे सीआईडी हेडक्वार्टर्स का नाम लिखा है। अजय, उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, इसका नाम आदित्य तिवारी है और ये आदमी सेफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। सेफ इंश्योरेंस कंपनी, लगता है इस केस की गुत्थी सेफ इंश्योरेंस कंपनी से ही जुड़ी हुई है। रविकांत और शैला सेफ इंश्योरेंस कंपनी में जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद सीआईडी हेडक्वार्टर्स में फिर से एक पार्सल आया। पार्सल पर एक चर्च के क्रॉस का निशान था और दूसरी ओर एक गेट का निशान भी बना हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये है क्या। इंस्पेक्टर रविकांत और शैला जब सेफ इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचे तो वहां के स्टाफ से पूछताछ करने पर पता चला कि आदित्य तिवारी का मोहन नाम के किसी आदमी से झगड़ा हुआ था और मोहन ने उसे मारने की धमकी भी दी थी। ये झगड़ा किस बात पर हुआ था, आपको कुछ पता है? सर, ज्यादा कुछ तो नहीं पता सर, लेकिन झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था। मोहन की पत्नी के कुछ फंड जमा थे सेफ इंश्योरेंस कंपनी में, बस इतना ही पता है। सीआईडी हेडक्वार्टर्स में जो दूसरा लिफाफा मिला था उसे सभी लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रविकांत और शैला सीआईडी हेडक्वार्टर्स पहुंचे। अजय ने दूसरा लिफाफा रविकांत को दिखाया। सोचो सोचो, क्या हो सकती है ये पहेली? सर, मुझे लगता है ये जो क्रॉस बना है वो चर्च के ऊपर लगता है और ये जो सरिया जैसा बना है वो किसी बड़े दरवाजे या बंगले के बाहर जो गेट बनते हैं ना, ये वैसा लग रहा है सर जी। सर, कहीं ये चर्च गेट तो नहीं है?
बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही लगता जी। और एक बात है सर, इस लिफाफे पर एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक है और एक प्रोफेशनल किलर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी रविकांत। चलो चर्च गेट चलते हैं, हमें उससे पहले पहुंचकर वहां उसे पकड़ना होगा। एसीपी रंधावा, रविकांत और स्वामी चर्च गेट के पास गए। वहां उन्होंने देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। तभी चर्च गेट के पीछे से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई। सभी लोग वहां पहुंचे तो वहां पर एक आदमी की लाश पड़ी थी और उसके सीने पर भी 3 बार वार किए गए थे, वैसे ही जैसे आदित्य के शरीर पर किए गए थे। उसके साथ एक काले रंग का बैग भी था। ओह माय गॉड, इस बार भी खूनी हमसे 2 कदम आगे निकला। रविकांत, स्वामी, जरा देखो कोई सबूत मिलता है क्या? रविकांत ने उस आदमी का बैग चेक किया। उसमें एक आईडी भी थी। आईडी कार्ड देखकर रविकांत दंग रह गया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहन आगर था। सर, हमें तो लगा था कि आदित्य का खून मोहन ने किया होगा, लेकिन यहाँ तो मोहन की ही लाश पड़ी है। रविकांत, मोहन की फैमिली के बारे में पता करो। आपके पिता के गुजरने का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें अपना काम करना होगा। क्या मोहन जी का कोई दुश्मन था? दुश्मन तो नहीं, पर एक लड़की थी, माया नाम की। उम्र में तो मेरी जितनी ही थी, लेकिन मेरे पापा के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। वो चाहती थी कि पापा मेरी माँ को छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन पापा नहीं माने। मुझे लगता है कि ये सब उसी ने किया है। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? तस्वीर तो नहीं है सर, लेकिन मैं जानता हूँ वो जॉब कहाँ करती है। विक्रम से एड्रेस लेकर रविकांत और रोमा माया के ऑफिस पहुंचे। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने किसी को नहीं मारा। मोहन सर से तो मैं प्यार करती थी, मैं भला उन्हें क्यों मारूंगी? तुम मोहन से प्यार करती थी, लेकिन मोहन तुमसे प्यार नहीं करता था। मोहन सर भी मुझसे प्यार करते थे, लेकिन बस अपनी फैमिली की वजह से मुझसे दूर रहते थे। माया ने बताया कि मोहन और वो शादी भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। माया से बात करने के बाद रविकांत और रोमा सीआईडी हेडक्वार्टर्स की तरफ निकले ही थे कि रोमा और शैला को कॉल आया। हाईवे के पास जो रिसोर्ट है, वहाँ किसी का खून होने वाला है। ठीक है, हम वहीं पहुँचते हैं। जब तक सीआईडी टीम वहाँ पहुँचती, खूनी अपना काम करके वहाँ से फरार हो चुका था और वहाँ एक औरत की लाश मिली, जिसका खून भी सीने पर 3 बार वार करके किया गया था। तभी रविकांत को डॉक्टर दास का कॉल आया। डॉक्टर दास ने सभी को लैब में बुलाया और बताया कि ये सारे खून एक ही आदमी ने एक ही तरह की टेक्निक यूज करके किए हैं और खून करने से पहले वो कम से कम 10 से 15 बार खून करने की प्रैक्टिस करता है। खून करने की प्रैक्टिस, यानी ये कोई प्रोफेशनल सीरियल किलर नहीं है। और एक बात, मोहन के पास जो बैग मिला है, उसमें मोहन के अलावा भी एक और आदमी के हाथ के निशान मिले हैं, और ये निशान कहीं और नहीं, सिर्फ बैग के होल्डर पर हैं। लगता है सर जी, खूनी ने बाकी सारे निशान मिटा दिए, लेकिन बैग के हैंडल का निशान मिटाना भूल गया। अब ये हाथ के निशान जिससे भी मैच करेंगे, वही खूनी होगा। अगले दिन एसीपी राठौर, रविकांत और शैला सभी मोहन के घर गए और वहीं पर उन्होंने माया और मोहन के ऑफिस के स्टाफ को भी बुलाया। सर, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या खूनी का पता चल गया? खूनी का पता भी चल जाएगा, और खूनी यहीं इसी घर में मौजूद है, आप सबके बीच। मेरे पति का खून हुआ है और आप हम पर ही शक कर रहे हैं? सर, आप असली खूनी को छोड़कर बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि माया को छोड़कर किसी के पास कोई वजह होगी। तुम कहना क्या चाहते हो? आदित्य सर को मैंने मारा है? मैं उनसे प्यार करती थी और ये बात तुम जानते हो। बेकार में मुझे इन सब में मत घसीटो। तुम सब शांत हो जाओ। खून किसने किया है, ये हमें अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर दास अजय के साथ एक मशीन लेकर मोहन के घर पहुँचे। उन्होंने सबके फिंगरप्रिंट्स लिए और लास्ट में विक्रम के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। बताओ, क्यों मारा तुमने अपने पिता को? मेरे पापा इस माया के जाल में फंस गए थे। सारा पैसा और प्रॉपर्टी इसके ऊपर लुटा रहे थे।
यहाँ तक कि उन्होंने मेरी माँ की एफडी के पैसे भी लूटने की कोशिश की। उनकी वजह से मेरी माँ दिन रात रोती रहती थी। बस ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए तुमने अपने पिता का खून कर दिया और साथ में उसी कंपनी में काम करने वाले 2 लोगों को भी मार डाला, ताकि पुलिस को लगे कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है और तुम किसी की नजर में ना आ सको। लेकिन सीआईडी की नजर से बच पाना नामुमकिन है। अंजलि और यश कॉलेज में खड़े झगड़ रहे थे। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? ये सब गलत है, इसे रोक दो। ये मेरी जिंदगी है यश, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? हाँ, अरे मैं कौन होता हूँ? मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ क्या? मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर मत बोलो। मैं तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ नहीं रहा। मुझे साफ साफ बताओ ना कि क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ? उनके बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि कॉलेज के कई लोग रुक कर देखने लगते हैं और इसी बीच उनके टीचर शान वहाँ पहुँचते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों क्यों बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, मुझे बताओ कि बात क्या है। आई एम सॉरी, पर ये हमारी प्राइवेट बात है सर। ओके ठीक है, तो ये प्राइवेट झगड़ा अपने प्राइवेट स्पेस में जाकर करो, कॉलेज में नहीं, समझे? आई एम सॉरी। सॉरी बोलकर दोनों कॉलेज से निकल जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अंजलि घर पहुंचती है, पर उस समय भी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अंजलि, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। नहीं पापा, सब ठीक है, बस कॉलेज का थोड़ा प्रेशर है। आर यू श्योर? यस पापा, आई एम श्योर। आज बस मम्मी की याद आ रही है। हाँ बेटा, तेरी मम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। अच्छा ठीक है, तू आराम कर ले तो थोड़ा ठीक लगेगा। जी पापा। अंजलि खाना खाती है और उस रात बहुत जल्दी सो जाती है। सुबह के सन्नाटे में प्रदीप अपनी बेटी अंजलि के कमरे में जाता है। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने आवाज दी, अंजलि उठ जा बेटा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कमरे के अंदर गया, लेकिन अंजलि वहाँ नहीं थी। उसने सोचा शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन बाथरूम भी खाली था। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। पूरे घर में उसने ढूंढा, पर उसके बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। तो प्रदीप ने तुरंत यश को फोन किया। यश, अंजलि घर पर नहीं है, तुमसे बात हुई क्या उसकी? नहीं अंकल, कल के बाद तो कोई बात नहीं हुई है, सब ठीक तो है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम घर आओ, कुछ गड़बड़ लग रही है। प्रदीप ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी अंजलि को नहीं देखा था। उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। घबराहट में उन्होंने तुरंत एसीपी रंधावा को फोन किया। कुछ ही समय में एसीपी रंधावा अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने स्थिति को समझते हुए अपनी टीम को निर्देश देना शुरू किया। रोमा और शीला, तुम लोग प्रदीप से पूछताछ करो, पता करो कि अंजलि का व्यवहार कैसा था और क्या कुछ अजीब दिखा। ठीक है सर। स्वामी और अजय, तुम दोनों अंजलि के कॉलेज जाओ, क्या पता शायद वहाँ किसी को कुछ पता हो। यस सर। रविकांत, अंजलि के कॉल डिटेल्स निकालो, हो सकता है कोई आखिरी कॉल हमें कोई सुराग दे दे। यस सर। रोमा और शीला ने प्रदीप से बात करनी शुरू की। प्रदीप जी, क्या अंजलि किसी परेशानी में थी? कोई दुश्मनी या डर? नहीं, वो बहुत खुश रहती थी। हाँ, कल थोड़ी परेशान थी, लेकिन उसने कहा था कि सब ठीक है। क्या उसने कोई ऐसी बात कही जिससे लगे कि वो खतरे में थी? नहीं, उसने सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर का जिक्र किया था। उधर स्वामी और अजय कॉलेज पहुंचे और वहां स्टूडेंट से पूछताछ शुरू की। एक लड़की ने उन्हें बताया, सर कल अंजलि और यश का झगड़ा हुआ था। यश बहुत गुस्से में था। क्या तुमने कुछ और देखा? नहीं सर, लेकिन उनकी आवाजें काफी तेज थीं। ठीक है, थैंक यू। अब हमें यश से बात करनी होगी। टीम ने यश को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। यश, कल तुम्हारा और अंजलि का झगड़ा हुआ था, आखिर बात क्या थी और तुम्हारी उससे आखिरी बार बात कब हुई? सर, हमारी बस बहस हुई थी। वो रात में पार्टी करने की बात कर रही थी और मैं उसे मना कर रहा था कि लड़कियों के लिए रात में सेफ नहीं होता। बस
यही हमारी आखिरी बातचीत थी। झूठ मत बोलो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे बहुत नाराज था, लेकिन मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। एसीपी रंधावा ने यश पर दबाव बनाते हुए पूछताछ जारी रखी। इसी बीच स्वामी ने छत पर कुछ अजीब महसूस किया। उसने एसीपी रंधावा को बुलाया। सर छत पर आइए। हाँ आता हूँ। पूरी टीम छत पर पहुंची और वहाँ जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। अंजलि की लाश वहाँ पड़ी थी। उसकी हालत देखकर ये साफ था कि हत्या रात को हुई थी। सर ये सब कैसे हुआ और उसका फोन यहाँ क्यों नहीं है? डॉक्टर दास को बुलाओ, हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। आपकी बेटी किसी खतरे में थी और आपने हमें बताया तक नहीं। सर मैं सच में नहीं जानता था, ये किसने किया? डॉक्टर दास ने बताया कि हत्या गला दबाकर की गई थी। रविकांत ने अजय की कॉल डिटेल्स खंगाली, जिसमें एक नाम सामने आया, बंटी और अंजलि के बीच कई बार बातचीत हुई थी। और अब सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अंजलि की आखिरी कॉल भी उसी से हुई थी, पर वो नंबर बंद था। बंटी को तुरंत ढूंढो, वही हमारा मुजरिम है। जैसे ही बंटी के नंबर की जांच शुरू हुई, ये पता चला कि वो नंबर फर्जी आईडी पर लिया गया था। मामला और उलझता जा रहा था। सर ये नंबर तो हमें कहीं नहीं ले जाएगा, फर्जी आईडी पर लिया गया है ये। कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है, लेकिन हमें हर संभावना की जांच करनी होगी। अब शक की सुई फिर से यश पर घूम गई। अजय और स्वामी ने यश से सख्ती से पूछताछ की। यश सच सच बताओ, तुमने अंजलि के साथ क्या किया? कहीं तुम ही तो बंटी नहीं हो? मैंने अंजलि को नहीं मारा, हमारी बस बहस हुई थी और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। आप मेरा फोन चेक कर लीजिए, मैं बंटी नहीं हूँ। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि क्या? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंजलि का अफेयर हमारे टीचर शान से चल रहा था। What? यश के इस खुलासे से टीम सकते में आ गई। ये एक ऐसा एंगल था जिसे अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। शान, तुम लोगों का टीचर, पर अपनी बात साबित करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? सर, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर अंजलि ने खुद मुझे बताया था और हमारा वो झगड़ा उसी बात को लेकर था। तो उसने उसे मारा क्यों होगा ये भी बता दो। आई डोंट नो सर, आई डोंट नो, बट प्लीज बिलीव मी। बिना सबूत के हम उसे पकड़ नहीं सकते, पर उस पर नजर रख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना यश, ये बात अगर झूठ निकली तो फांसी का फंदा तुम्हारे लिए मैं खुद बनाऊंगा। जी सर, मैं तैयार हूँ, बस मेरी दोस्त को न्याय दिलवा दीजिए। एसीपी रंधावा ने तुरंत रोमा और शीला को शान पर नजर रखने के लिए कहा। स्वामी ने शान के बैंक अकाउंट और फोन डेटा की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में स्वामी को शान की एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली। अगर ये बात बाहर आई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। सर, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद शक पक्का हो रहा है। रोमा, शीला, जब शान कॉलेज में हो तो तुम उसके घर की तलाशी लो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। रोमा और शीला ने शान के घर की तलाशी ली। वहाँ उन्हें खून से सना एक दुपट्टा मिला, जिसे प्रदीप ने पहचान लिया। ये अंजलि का दुपट्टा है, मैं इसे किसी भी हालत में पहचान सकता हूँ। ये सबूत सीधे सीधे शान की ओर इशारा कर रहे थे। रविकांत और अजय ने शान को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। सच बोलो शान, क्यों मारा अंजलि को? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये क्या है? ये अंजलि का दुपट्टा तुम्हारे घर से क्यों मिला? और ये कॉल रिकॉर्डिंग क्या कहती है? आपने इन दोनों चीजों की जांच करवाई है या फिर बस यूं ही मुझे पकड़ लिया है? आई नीड माई लॉयर। ठीक है, अभी रुको। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा मुजरिम शान नहीं, यश है। वो आवाज एआई से जनरेट कराई गई है और उस दुपट्टे पर फिंगरप्रिंट तो नहीं है, लेकिन उसके साथ एक बाल मिला है जो कि यश का है। ओह माय गॉड, यश है कहाँ? शान को पकड़ने पर उसे तो हमने छोड़ दिया था। ओह शिट, जल्दी ढूंढो उसे। एसीपी रंधावा की पूरी टीम यश को ढूंढने निकली।
वो आखिरकार पुराने बस अड्डे पर मिल गया। वो उसे पकड़कर वापस ले आए और उसे जमकर पीटा। हाँ, मैंने ही अंजलि को मारा। दरअसल वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो सबको बता देगी। मैं अपनी इज्जत और करियर बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुमने अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए एक मासूम की जान ले ली। गलती मेरी बेटी की भी है, पर वो गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी जिसके लिए वो मरना डिजर्व करे। तुम्हें तो अब फांसी होगी यश, फांसी।